सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा सभी को नमस्कार। और मंजू जी, आज तो बड़े प्यारे प्यारे से दिवस है ना? और बहुत सारे दिन है आज, है ना? देखिए, सूचना के सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब सूचना हमारे लिए कितनी जरूरी होती है, देश में, दुनिया में, हमारे आसपास समाज में कहाँ क्या हो रहा है, ये सही सही जानकारी हम तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। और इसके अलावा जी, इसके साथ ही विश्व समुद्र दिवस और रेबीज दिवस भी है। हाँ, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देखो, समुद्र भी हमारे लिए कितना जरूरी है। व्यापार उसके जरिए होता है, और व्यापार से ही हम दूसरे देशों से या दूसरी जगहों से जो चीजें मंगवाते हैं तो वो हम तक पहुंचती। अगर ये व्यापार समुद्री रास्ते से ना हो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, है ना? और इसके साथ ही आज है अनंत चतुर्दशी और ईद मिलाद है। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा कहीं घूमने भी चलेंगे, है ना? बिल्कुल, चंपानेर चलेंगे पर्यटन में। और वो दिन याद करो में हमारे पड़ोसी। हाँ, ये एक बहुत ही दिल को छू जाने वाला विषय है। बड़ा प्यारा विषय है और इस पे बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं सबकी। तो हम चाहेंगे कि हमारे सभी सखियां, सभी सखा लोग इसको लिखें। और सबसे पहले तो बधाई दे देते हैं अनंत चतुर्दशी और ईद मिलाद की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, बहुत शुभकामनाएं। और आज अनंत चतुर्दशी गणेश विसर्जन का दिन है। देखो, 10 दिनों तक गणपति जी को हम हमारे घर में रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। ऐसा लगता है वो हमारे घर के सदस्य बन गए। बिल्कुल। और आज के दिन कितना मन उदास भी हो जाता है ना? और जब उनका विसर्जन करने का मौका आता है तो दिल में थोड़ी सी उदासी आ जाती है, और ऐसा लगता है कि अरे अब इन्हें विदा करना पड़ेगा। विदाई जब भी होती है तो थोड़ी तकलीफ वाली होती है। देखिए ना, प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और व्रत उपवास भी रखा जाता है। और इसमें व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र जो है वो हाथ में बांधा जाता है, जिसे अनंता भी कहते हैं। रेशमी धागा भी हो सकता है, कलावा भी हो सकता है, वो भी आप बांध सकते हैं। और जीवन के सुखमय और समृद्धि की कामना इस दिन की जाती है। भगवान को खीर का भोग लगाते हैं और इस बहाने हम भी खा लेते हैं खीर। और ऐसा सुना जाता है कि इस दिन विष्णु भगवान ने 14 लोगों की रचना की थी। और आज के दिन चावल का नरसा यानी मीठा पकवान बनता है। घरों में कच्ची पक्की रसोई बनती है। पहले भगवान को भोग लगाते हैं, परिवार के सभी सदस्य पूजन करते हैं और सुख वैभव प्राप्त हो और संकटों से मुक्ति की वो कामना करते हैं। और देखिए, हमारी सखियों ने लिखकर भेजा है कि अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। पूजा के बाद बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं और इनमें 14 गांठें होती हैं। इसी दिन 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन भी गणेश विसर्जन के साथ होता है। भारत के कई राज्यों में ये पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और कई जगहों पर इस दिन धार्मिक झांकियां भी निकाली जाती हैं। तो यानी उद्देश्य यही होता है कि ईश्वर से प्रार्थना की जाए कि घर में, परिवार में, समाज में और हर व्यक्ति सुखी हो। बिल्कुल। और व्रत उपवास की परंपरा इन खास दिनों पर तो हमारे यहाँ पहले से चली आ रही है। और व्रत उपवास करने के पीछे भी हमारा जो एक मकसद होता है वो ये होता है, एक तो शारीरिक रूप से शुद्धिकरण हो जाता है और दूसरा ये कि भगवान के निमित्त जो भक्ति करने का समय भी हमें मिलता है इस बहाने से। तो ये भी एक बात होती है। और चूंकि मीठे पकवान वगैरह हम बनाते हैं तो ये भी हमारी परंपरा में शामिल है। और इस तरह से पूरे हर्ष और उल्लास के साथ ये पर्व, ये त्योहार हम मनाते हैं।
ज्ञान कहाँ से पाऊं, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान हरि गुण गाऊं, सब गुणी जन पे तुम राज दरपत हरि दर्शन को आज। तो ये गीत हमने सुना जिसमें प्रार्थना है, भक्ति है और सचमुच हरि दर्शन के लिए तो हमेशा ही मन तड़पता ही रहता है और जब उनके श्री चरणों में हम चले जाते हैं तो मन को एक असीम शांति भी मिलती है ना। और देखिए आज एक और पर्व है ईद ए मिलाद, तो सबसे पहले सभी को शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं। हाँ, और ईद ए मिलाद उन नबी को हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उनकी याद में प्रार्थना की जाती है, जगह जगह जुलूस निकाले जाते हैं और उनके पवित्र वचनों को पढ़ा जाता है। इस दिन घरों और मस्जिदों को रंगीन रोशनी से सजाया जाता है, लोग सुंदर नए कपड़े पहनते हैं और आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं और चांद देखने के बाद, चांद के दर्शन के द्वारा ही ये त्यौहार मनाया जाता है, यानी चांद की स्थिति से पर्व मनता है। और घरों में तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं, मीठे नमकीन तरह तरह के बनते हैं और लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए, संदेश भेजते हुए परिवार की खुशहाली की दुआ करते हैं। और ये एक आनंदमय उत्सवी का दिन होता है जिसमें लोग नमाज अदा करते हैं और मिलजुल कर आपस में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हमने कहा कि ऐसे विशेष दिनों पर पकवान बनाने की जो परंपरा है, तो लोग आलू और अन्य सामग्री से बिरयानी बनाते हैं, मीठे व्यंजन और तोहफे देते हैं। शांति, एकता और प्यार की भावना से भरा हुआ ये पर्व है और सब लोग मिलजुल कर इसे मनाते हैं। तो इस पर्व की भी हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, है ना? जी। खुशी लेके आया चांद, ईद का मुझे मिल गया बहाना, तेरी दीद का मुझे मिल गया बहाना, तेरी दीद का। जुल्फ मचल के खुल खुल जाए, मचल के खुल खुल जाए, चाल में मस्ती घुल घुल जाए, घुल घुल जाए। ऐसी खुशी आज मिली ऐसी खुशी आंखों में नाम नहीं, नींद का मुझे मिल गया बहाना, तेरी दीद का कैसी खुशी लेके आया चांद, ईद का मुझे मिल गया बहाना, तेरी दीद का। जागती आंखें बुनती है सपने, तुझको बिठा के पहलू में अपने, पहलू में अपने। दिल की लगी ऐसी बढ़ी दिल की लगी, आंखों में नाम नहीं, नींद का मुझे मिल गया बहाना, तेरी दीद का कैसी खुशी लेके आया चांद, ईद का मुझे
हाँ मंजरी, आज एक और दिन की जो हमने चर्चा की थी, सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी कि एक ही दिन विभिन्न बहुविषयीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों के उत्सवी आयोजन की अपनी अभ्यस्तता के क्रम में आज हम लोग सर्वप्रथम सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का वैश्विक स्तर पर कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूचना से हम लोग अपने आप में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रहे प्रगति से अपडेट रहा करते हैं। ऐसे में सूचना का हमारे जीवन में अपने विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान ही नहीं अपितु ये हमारा अधिकार भी है। फिर इसके ही तहत प्राय सभी सरकारों ने अपने मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी स्थापित कर लिया है। कुछ इसी परिप्रेक्ष्य में आयोजित होने वाले आज के दिवस का हम लोग भी आनंद लेंगे। बिल्कुल। और यूनेस्को ORG के अनुसार इस वर्ष 28 सितंबर 2023 को ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में वैश्विक समारोह सूचना तक पहुंचने के लिए ऑनलाइन के स्थान पर इसके महत्व की थीम पर केंद्रित होगा, द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑनलाइन स्पेस और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अगर कोई जानकारी दी जाती है तो उसके देने का माध्यम सही है तो हम बहुत सी दिक्कतों से बच सकते हैं। और जैसे भी हम कोई सूचना दे रहे होते हैं तो पहले उसकी पुष्टि अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए कि ये सही है या नहीं है, यानी कि किसी भी बात को कहने से पहले आपको अच्छे से जांच परख करके ही उसको बताना चाहिए कि वो सही है कि नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन ना दे, सही दे। सूचना का जो आदान प्रदान होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सूचना तक पहुंच के महत्व और मानव के अधिकारों का दावा करने के लिए और सतत विकास के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने IDUAI यानी कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को मनाए जाने का फैसला किया। जी, और साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जो है यूनेस्को के महासम्मेलन में एक प्रस्ताव आया और तभी से इस दिवस को मनाने के लिए घोषणा कर दी गई। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा मिले या देने में जो योगदान करने के लिए जो सरकार है, नागरिक है, समाज और लोगों को एकजुट करना है और विकास के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करना है, उसके स्थायी समाधानों को बढ़ावा देना, यानी काम में गति आए, सभी को अधिकार मिले, ये सब बातें इसके अंदर समावेशित होती है। और प्रेस भी सूचना देने में भूमिका अदा करता है। सही सूचना से हम लोगों को सतर्क और सावधान कर सकते हैं। सूचना का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, इसलिए जागरूक भी रहना बिल्कुल जागरूक रहना भी जरूरी है। कई बार क्या होता है कि कोई सूचना हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं और उसे सच मान लेते हैं, तो इसे पहले सत्यापित भी कर लें कि ये सूचना जो भी आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसकी तह तक आप जरूर जाएं, तब आप लगे कि हाँ अब ये सत्य है, तो आपको संतुष्टि भी मिलेगी उस सूचना के तभी उसे हमें मानना चाहिए। यानी एक दो जगह ये जरूर जान लें कि भाई पूछ लें किसी से या थोड़ा इंतजार करें कि ये एक बार ये सूचना मिली है लेकिन आगे क्या और भी जो स्रोत है उनसे पता चल रहा है। पूछने में तो कोई बुराई भी नहीं होती है ना। तो मंजू जी सुन लेते हैं गीत, फिर आगे बढ़ते हैं। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा, तुमने मुझे देखा।
कहीं दर्द के सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। हंसी जलवे तुम भी न कहाँ पहुँचे, आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे, खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। तो मंजू जी, हमने एक संदेश देखा है, कहिए तो पढ़े? बिल्कुल पढ़ते हैं। एक लिखते हैं कि ये कहावत है, सूचना शक्ति है, आधुनिक दुनिया में सच है। सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाजों की आधारशिला है। जब लोगों के पास जानकारी का खजाना होता है तो वे नागरिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं, सार्थक वार्ता में संलग्न हो सकते हैं और अपने समुदायों और राष्ट्रों की बेहतरी में योगदान दे सकते हैं। बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी है इन्होंने। बिल्कुल, यानी कि हमें अपने आसपास के वातावरण से अवेयर रहना चाहिए, बिल्कुल जागरूक रहें। और जैसे कि समाचार पत्र पढ़ना या टीवी के बहुत सारे चैनल हैं जिनसे हमें सूचना मिलती है, रेडियो से हमें सूचना मिलती है, तो सूचना के जो भी माध्यम है उन्हें सुनते रहें, पढ़ते रहें और जानकारी प्राप्त करते रहें, क्योंकि जागरूक रहना बहुत जरूरी कि हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है, समाज में क्या कुछ हो रहा है, देश में क्या कुछ हो रहा है, अगर इन और पूरे विश्व में क्या हो रहा है, इस बात की अगर आपके पास जानकारी है तो चार लोगों के बीच जब आप बैठते हैं और बात करते हैं तो वहां आप अपनी बात रख सकते हैं। आपको ये भी पता चलता है कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इस बात का निर्णय भी आप ले सकते हैं। और साथ में जो घर के और सदस्य होते हैं, चाहे महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, खासकर बच्चे हैं, तो उनको भी इस ओर ध्यान लगाना चाहिए कि भाई आप ये चीजें पढ़िए, कम से कम पेपर उठा करके हेडलाइन तो पढ़िए, तो कुछ तो आप धीरे धीरे इंटरेस्ट आपका जगेगा। हाँ, और बच्चों को ये सब जानकारी देने का ये भी एक फायदा है कि जब बच्चे बड़े होते हैं, उन्हें अपने करियर में जब आगे बढ़ना होता है, कई बार वो परीक्षाएं देते हैं, तो वहां भी ये जो बातें हैं बड़ी ज्ञान की बातें होती है और इनकी हमें जरूरत होती है। परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल, कई बार इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हमने पहले से पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो रह जाता है, तो उसी समय तुरंत निकल के आ जाता है। तो अगर हम डेली पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपके पास तो फिर खजाना हो गया है चीजों का, है ना। तो इस तरह से सभी तरह की सूचनाएं और ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। और चले मंजू
जी एक और खजाने की ओर चलते हैं क्योंकि भाई आज है विश्व समुद्री दिवस। हाँ, समुद्र में एक बहुत बड़ा खजाना होता है, कितनी सारी चीजें क्या चीज छुपी होती है ना। हाँ, जब देखो हम कहीं जैसे घूमने जाते हैं, कोई ऐसी ऐसी जगह है जहाँ समुद्र का किनारा है, और वहां जब हम जाते हैं तो वहां समुद्र से जुड़ी बहुत सारी चीजें जो पानी की लहरों से अपने आप आ जाती है, हाँ, सीप शंख ऐसे आ जाते हैं, तो कितना मजा आता है। हाँ, और उनसे उनको बिनने में हाँ कई सारी चीजें उनसे बनाई जाती है और वो बिकती है और उन्हें खरीदने में बड़ा आनंद आता है। तो इतना एक खजाना एक छुपा होता है समुद्र के अंदर तो भी। विश्व समुद्री दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है। समुद्री सुरक्षा, नौवहन सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण पर महत्व दिया जाता है। इसके साथ ही समुद्री उद्योग पर भी प्रकाश डालना है। कितने लोग इसके माध्यम से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हैं, तो उनके प्रति भी आज का दिन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाँ। तो समुद्री दिवस से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं बिल्कुल देनी बनती है। हम विचार भी नहीं कर सकते कि समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उन पर हजारों लोग काम करते हैं, और मंजरी वो 6-6, 8-8, 9-9 महीने तक अपने घर से दूर रहते हैं, समुद्र में उन जहाज़ों पर रहते हैं और सामान यहाँ से वहां तक पहुंचाने में वो मदद करते हैं। तो उनके प्रति भी हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। और पहली बार 1978 में ये दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन IMO द्वारा ये मनाया जाता है। IMO की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में साल 1959 यानी कि 1959 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। और मंजू जी 80% व्यापार जो है समुद्री रास्ते के द्वारा होता है। आयात निर्यात द्वारा देश को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। और समुद्र में देखिए बहुत सारी चीजें होती, सीप, शंख, कौड़ी, मोती, मूंगा पाए जाते हैं। और साथ ही नमक जो हमें समुद्र से मिलता है, तेल है, गैस है, और बहुत सारे जो पौधे होते हैं, शैवाल, सिवार और मछली है, और अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं जिनका व्यापार करके आर्थिक धन प्राप्त किया जा सकता है। मतलब हम सोच नहीं सकते कि समुद्र के अंदर से, ये तो पता ही है, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें पता है जो हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो भी मिलती हैं। और इस वर्ष की थीम है मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। हमारी प्रतिबद्धता जारी है। मार्पोल एक पुस्तक है जिसमें अलग अलग प्रकार के जहाजों के प्रदूषण को रोकने के बारे में बताया गया है, और उनको समाप्त करने और नियम कानून के बारे में भी ये पुस्तक हमें बताती है। और चलो अब एक हम गाना सुन लेते हैं। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे हर आत्मा, बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में।
क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने। मंजरी, देखो ये ताल और नदी का गीत हमने सुन लिया और अब कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का। अंतराल का समय पूरा हो चुका है और देखो हम फिर हाजिर हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। सभी का स्वागत करते हैं। और देखिए ना, विश्व रेबीज दिवस है, तो पशु जो होते हैं वो मूक प्राणी होते हैं। वे आपका प्यार, स्नेह, ममता, दुलार सब कुछ बहुत अच्छे से समझते हैं और आपकी एक आवाज पर वो जान जाते हैं कि आप उन्हें किस भाव से उन्हें बुला रहे हैं। और डांट को भी वो बहुत समझते हैं ना मंजू जी। और कभी कभी वो इतने मासूम बन जाते हैं कि अपनी आंखों से तिरछा देखकर आपको टुकुर टुकुर जब वो देखते हैं, निहारते हैं, तो आपका भी मन करता है ना कि उन्हें प्यार कर लें, उन्हें पुचकार लें। और जैसे ही आप उन्हें इशारा करते हैं ना, वो पास आने के लिए वे दौड़ कर आपके पास चले आते हैं। और बेजुबान जानवर होते हुए भी बहुत समझदार होते हैं, समझदार भी होते हैं। और बहुत सारी भावनाएं, यूं कहे कि सारी की सारी भावनाएं जो हमारे मन में होती है या इंसानों के दिलों में होती है, वैसी ही भावनाएं उनके दिलों में भी होती है। वो सब कुछ समझ जाते हैं कि आपने अगर उन्हें डांट दिया तो वो दूर चले जाएंगे और प्यार से बुला लिया तो नजदीक चले आएंगे। देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, टुकुर टुकुर। और कभी कभी क्या होता है कि हालांकि उनमें सारी भावनाएं होती है, जैसे जब हम भावनाओं की बात करते हैं तो किसी से चिढ़ आना, ये भी तो एक भावना है। किसी के ऊपर गुस्सा आ जाना, ये भी तो एक भावना है। तो ये सब भी उनके मन में होता है। और कभी कभी किसी कारणवश वो आपको काट लेते हैं या आपको खरोच लेते हैं, तो ऐसी दशा में तुरंत हमें चिकित्सक के पास जाना चाहिए या फिर पहले प्राथमिक उपचार करना चाहिए। जैसे कि कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन जो होता है उससे उस जगह को धोना चाहिए, साबुन से धो लेना चाहिए। मतलब कोई भी जो एंटीसेप्टिक लोशन से आप धोएंगे तो जर्म्स भी कहते हैं खत्म हो जाते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि ये जर्म आपके शरीर के अंदर चले जाए खून के द्वारा, और फिर इनके जो लक्षण होते हैं वो एक हफ्ते में या एक महीने में या 3 महीने में जब अंदर तक जाकर के फैलते हैं तो उसके लक्षण फिर हमें दिखाई देने लग जाते हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। जी। और चूंकि आज विश्व रेबीज दिवस है, 28 सितंबर को मनाया जाता है। रेबीज नामक वायरस कुत्तों द्वारा काटे जाने से होता है। समय पर इलाज जरूरी है। पहली बार विश्व रेबीज दिवस 2007 को मनाया गया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अमेरिका एंड अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल के बीच साझेदारी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हाँ, और इस दिन फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्चर की पुण्यतिथि होती है, जिन्होंने साल 1885 में पहली बार रेबीज वैक्सीन को बनाया था। और आज ये लोगों की रक्षा कर रहा है, क्योंकि ये जो बीमारी है रेबीज, ये जानलेवा बीमारी है और ये एक विषाणु जनित बीमारी है। जब कोई जानवर जैसे कि कुत्ता जो है वो इंसान को काटता है तो इंसान संक्रमित हो जाता है, या वे किसी अन्य जानवर को खरोचता है तब भी उसे रेबीज हो सकता है।
कोई दूसरा जानवर जो है अगर आपको खरोच कर ले तो इसको है ना हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए कि जैसे हम सोचते हैं कि अरे थोड़ा सा दांत ही तो लगा है, कुछ नहीं, ज्यादा निशान नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मामूली है, वो तो कपड़े के ऊपर से काटा था। तो इस मामले में बिल्कुल भी असावधानी ना रखें। जैसे ही आपको पता चले कि कुत्ते ने हमें काटा है, दांत चाहे थोड़ा सा ही आपको लगा हुआ दिख रहा है या हल्का सा निशान भी है, लेकिन डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको सही बताएंगे कि इंजेक्शन ले। वैसे तो डॉक्टर जब जाते हैं उनके पास तो वो कहते हैं कि आप इंजेक्शन ले ही लीजिए क्योंकि सावधानी रखना जरूरी है। बिल्कुल। और इसी साथ लिखते हैं संदेश में कि रेबीज एक खतरनाक वायरस है जो कुत्ते, बिल्ली अथवा बंदर के काटने से फैलता है। जानवर के काटने पर यह वायरस नर्वस टिश्यू से ब्रेन तक पहुंचता है और मांसपेशियों को पैरालाइज्ड कर देता है। अंत में हाइड्रोफोबिक हो जाता है। किसी भी जानवर या स्ट्रीट डॉग के काटने पर एंटी रेबीज इंजेक्शन जरूर लगवाएं। अगर आपके पास कोई पेट डॉग या कैट है तो उसे भी एंटी रेबीज वैक्सीन जरूर लगवाएं। बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी है हमारे साथियों ने। और इसके साथ ही जानवरों की जो लार्स है दूसरे जानवर में पहुंच जाता है। कहते हैं कि इंसान के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर ये लार उसके संपर्क में आ जाते हैं तब भी ये संक्रमण फैलता है। इससे बुखार हो जाता है, झुनझुनी सी होने लगती है और पानी के डर जैसे लक्षण और बहुत सारे लक्षण हैं वो प्रकट होने लगते हैं। जब आपकी बॉडी में ऐसा लगे तो आप तुरंत अपना इलाज जरूर करवाएं। यहाँ एक बात और बता देना जरूरी है मंजरी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, कई बार बारिश बहुत ज्यादा होती है, सड़कों पर पानी भर जाता है और हमें ऑफिस से घर या घर से ऑफिस या बाजार में कहीं भी जब जाना पड़ता है तो अगर हमारे पैर में अगर किसी तरह की कोई चोट है या कोई खुला घाव है तो हमें इस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार पानी में अगर उनकी लार या कुछ ऐसे विषाणु, कोई कीटाणु अगर पानी में अगर है तो वो उस घाव के द्वारा भी हमारे शरीर में प्रवेश करने की शंका बनी रहती है। तो इसके लिए ये सावधानी जरूर बरतेगी, या तो आप घाव को पूरी तरह ढक के रखें या फिर अगर जरूरी ना हो तो इस अवस्था में घर से बाहर पानी में ना निकले। बिल्कुल। और इसके लिए तुरंत इलाज भी आपको करना चाहिए और पालतू जानवरों को टीका लगाकर रखें। पशु चिकित्सक से एंटी रेबीज का टीका जो छोटे पिल्ले होते हैं उनको भी लगवाएं, दवा दें। लापरवाही से खतरा बढ़ जाता है। अपना और अपने पालतू जानवरों का हमें समय समय पर ख्याल रखना है। और इस वर्ष की थीम है सभी के लिए एक स्वास्थ्य, यानी ऑल फॉर वन हेल्थ और हेल्थ फॉर ऑल। तो भाई सेहत तो सभी के लिए जरूरी होती है, सिर्फ एक नहीं दो नहीं, सभी के लिए सेहत और सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इसके साथ एक संदेश में और लिखा है कि आज रेबीज दिवस है, अवश्य ये भी अंतर्राष्ट्रीय होगा क्योंकि विषयों की गणना में एक ही पंक्ति में उल्लेख किया गया। दरअसल रेबीज पागल कुत्ते, बिल्ली और बंदर जैसे पशुओं के दंश के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न हुआ करता है। वैज्ञानिकों ने इसे एंटी रेबीज वैक्सीन का आविष्कार किया है। इसका प्रयोग पशुओं में रेबीज वायरस का दुष्प्रभाव रोकने के लिए ही नहीं अपितु मनुष्यों में इनके दंश के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले जल संत्रास यानी घातक हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी को न होने देने के लिए भी किया जाता है। इस विषय में भी प्रगति की जानकारी के लिए आज का ये वैश्विक दिवस मनाया जा रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बिल्कुल। हाइड्रोफोबिया शब्द का हमने 2-3 बार उपयोग किया, तो जरा इसके बारे में भी बताते। हाइड्रो शब्द जहां भी आता है उसका मतलब होता है पानी और फोबिया का मतलब होता है डर। तो ये ऐसा हो जाता है कि पानी से उसे बहुत डर लगने लग जाता है, तो उसी को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो इस बचने के लिए, इन सब बातों से बचने के लिए सावधानी बहुत जरूरी है। और अगर फिर भी कभी कोई जानवर आपको काट ले तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, जो भी वैक्सीन है वो लगवाइए, टीके लगवाइए, इंजेक्शन लगवाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। फिलहाल सुनते हैं एक गाना। दगा दे के हो जानी, तुम तो डोले दगा दे के हो जय हो, जुल्मी नैना कहाँ लेके हो जानी।
दगा दे के हो गई हो, जुल्मी नैना कहाँ लेके हो जानी। तो मंजरी देखो, बहुत सारे दिवस हमने मना लिए, अब चलो थोड़ा घूम आते हैं। बिल्कुल, चलते हैं चंपानेर की तरफ। चंपानेर गुजरात राज्य का ऐतिहासिक शहर है। ये वडोदरा शहर से 47 किलोमीटर दूर पंचमहल जिले में स्थित है, यानी बड़ोदरा शहर से। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में चावड़ा राजवंश के सबसे प्रमुख राजा वनराज चावड़ा ने की थी। अपने मित्र और सेनापति चंपा के नाम पर रखा था, जिसे बाद में चंपराज के नाम से जाना गया। आज चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क का स्थल है, जिसे यूनेस्को ने 2004 में विश्व धरोहर स्थल से नामित किया था। कह सकते हैं कि ये विश्व विरासत हो गया है। हाँ, अब यहाँ क्या विशेषताएं हैं वो आपको बताते हैं कि यहाँ किले हैं, मंदिर है, शक्तिपीठ है, मस्जिद है और कई जगह और भी है जो घूमने की है। यहाँ एक बावड़ी है जो कि 16वीं शताब्दी में बनी। हेलिकल वाव चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क में स्थित है और आकर्षण का केंद्र भी है। इसका स्वरूप पहली नजर में ही कुएं जैसा लगता है, लेकिन नीचे उतरने के लिए कुंडलित सीढ़ियां बनी हुई, यानी गोलाकार ने घूमती हुई जो ना ऐसी सीढ़ियां बनी हुई है और 1.5 मीटर की चौड़ाई हर सीढ़ी की है। ये गोलाकार आकृति में है। मानसून में जल स्तर ऊपर आ जाता है। कई अन्य बड़े बड़े तालाब और कुएं हैं, जिससे ये पता चलता है कि चंपानेर का जल प्रबंधन जो है वो उच्च कोटि का रहा है जी। और यहाँ केवड़ा मस्जिद शहर की और लीला गुंबद नगीना मस्जिद जामा मस्जिद भी है। यहाँ की नक्काशी दीवारों और मीनारों के तल पर खूबसूरती जो है उसकी देखते हुए बनती है और उस दौर के कलाकारों की कला आज भी यहाँ बसती है। हाँ, यानी वो कला जो है आज भी आप वहाँ देख सकते हैं। यहाँ आर्कियोलॉजिकल पार्क में पावागढ़ पर्वत के शिखर पर कालिका माता मंदिर है। देवी की 3 मूर्तियां हैं और लंबी सीढ़ियां हैं। त्योहार में यहाँ खूब भीड़ होती है। यहाँ लकुलिसा और जैन मंदिर भी दर्शनीय है, यानी बहुत सारे मंदिर हैं और उन पर जो नक्काशी की गई है वो सब कुछ देखने के लायक है। और चंपानेर से 20 किलोमीटर दूरी पर है जम्बू घोड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ हरी घास से भरे पार्क हैं, 2 तालाब और घना जंगल है। बाघ, टाइगर, तेंदुआ, इंडियन स्लोथ बियर देखने को मिलेंगे। घने जंगल में बांस और सागौन के पेड़ हैं। तरह तरह के अन्य पशु पक्षी भी आपको नजर आ सकते हैं अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं। बिल्कुल। और चंपानेर पावागढ़ किला जो कि पहाड़ी पर बना है, भीतर के हिस्से में कई तरह की धार्मिक संरचनाएं भी बनी है। इसके अलावा जैन मंदिर देख सकते हैं। लकुलिश मंदिर जिसे पशुपति शैव धर्म के संस्थापक के तौर पर जाना जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च तक का, क्योंकि गर्मियों में भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि चिलचिलाती धूप और गर्मी होती है। और यहाँ पर आप फ्लाइट, ट्रेन, बस से जा सकते हैं। बड़ोदरा जो है वो सबसे पास का हवाई अड्डा है और स्वयं अपने साधन से भी आ सकते हैं। मंदिर में जाना तो रोपवे की भी सुविधा है। सीढ़ियाँ करीब 250 के आसपास हैं और रास्ते में कई तरह की आपको दुकानें भी खाने पीने के कुछ मिल जाएंगी। तो कहना चाहिए कि और जब आप यहाँ गए हैं तो यहाँ के जो व्यंजन होते हैं, गुजराती थाली वगैरह है, ढोकला है और खाकरा है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जाएं, खा के आएं और जिसने खाया है वो बताएगा बाद में। बिल्कुल, खान पान की कोई कमी नहीं है। हर तरह का भोजन वहाँ मिल जाता है। और हाँ, एक बात है कि जब आप जामने घूमने के लिए जाए तो कौन से समय जा रहे हैं, कौन से महीने में जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर बहुत चिलचिलाती हुई गर्मी में अगर आप चले गए तो आपको घूमने का मजा नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे कि अरे बहुत बड़ी बातें कर रहे थे। चलिए तब तक गीतों का मजा लेते हैं। गीत का मजा लेते हैं।
बोल मीठे मीठे इसके बोल, आंखें इसकी गोल 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 गोल, तो ढम ढम बाजे ढोल। हाँ हाँ छोरा है नटखट, बोले है पटपट, पर छेड़े तुझे बोले ऐसे बोल, तो ढम ढम बाजे ढोल। बाजे रे बाजे रे बाजे रे, धम धम ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे ढोल, धम धम बाजे ढोल, धम 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 बाजे ढोल। हाँ, तो मंजरी ये गीत हमने सुना, और जब अगर आप गुजरात घूमने जाएंगे तो इस तरह के बहुत सारे आयोजन जिसमें इस तरह के गीत और ये जो वस्त्र पहन के किया जाता है ना डांस, कितने सुंदर ये ढोल की थाप और ये सब भी आपको वहाँ सुनने को जरूर मिलेगी। और अब बात पड़ोसी की करते हैं। बिल्कुल, हमारे पड़ोसी की बात होगी तो लिखते हैं कि पहले पड़ोस नहीं हुआ करता था, ऐसा लगता था कि पड़ोस परिवार का एक भाग हुआ करता था, पर आज तो घर में ही पड़ोस है। तो पड़ोसी के बारे में क्या कहें, बचपन की याद करें तो याद ही नहीं आता है कि बिना पड़ोसी के सहयोग के घर में कोई भी त्योहार या फंक्शन निपट जाता होगा। जब भी घर में त्योहार होता था, पकवान बनाना हो, लड्डू लैया बनाना हो, अगल बगल की सभी चाची दादी मौसी नानी जुट जाती थी। शादी विवाह के समय 1 महीना पहले से पड़ोसियों के घर भी रौनक हो जाया करती थी। कोई साड़ी में मोती सितारे टांक रही तो कोई साज का सामान तैयारी कर रही होती थी। हमारा बड़ा परिवार था, पड़ोसी अपने बच्चों को भी 4-4 घंटे छोड़ देती थी कहीं बाहर जाना हो तो। बड़े ही अच्छे दिन थे। आज तो ऐसा माहौल है कि सामने मिलने पर ही दुआ सलाम होता है, ज्यादातर लोग इग्नोर करके ही निकल जाते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये भी है कि पड़ोस में कौन रह रहा है, कई बार तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि है कौन। जबकि पहले का जमाना ऐसा था कि सब आस पड़ोस के लोग एक दूसरे को जानते थे और एक परिवार ही समझते थे। पहले जब हम किराए के मकान में एक वाड़ी में रहा करते थे, उसे वाड़ी में लगभग 20 से 25 किराएदार रहा करते थे। हम सब मिलजुल कर रहा करते थे। किसी के यहाँ भी कुछ अच्छा अचार, हलवा या पकवान बनता था, वो आसपास के घरों में पहुंचा करता था और हम सब मिलकर एंजॉय करते थे। बहुत अच्छा लगता था। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। और एक और लिखते हैं कि हमारे पड़ोसी, हमारा बचपन भिलाई में गुजरा तो एक इस्पात नगरी है, यहाँ सभी प्रदेशों के निवासी मिलजुल कर रहते हैं। हमारे पड़ोसी में छत्तीसगढ़, केरल, बिहार और पंजाब के निवासी थे। हम तेलंगाना के थे। सभी एक दूसरे से हिंदी में बोलते थे। हम एक दूसरे की भाषा, खान पान, पहनावा और संस्कृति से परिचित हो गए। जब कभी कुछ जरूरी काम या तबीयत ठीक ना होने पर पड़ोसी हमारी मददगार होते थे। बचपन से किशोर अवस्था तक हमारे सुख दुख के साथी पड़ोसी ही थे। वाकई बहुत सही बात कही आपने। और एक और हमारे श्रोता की बात है कि मैं जहाँ जहाँ रही, शादी से पहले या बाद में, मुझे पड़ोसी बहुत अच्छे मिले। मंजरी, ये भी एक बहुत अच्छी किस्मत की बात होती है कि हमारे पड़ोसी अच्छे मिल जाते। कई बार जब पड़ोसी बहुत झगड़ालू मिल जाते हैं या ईर्ष्या करने वाले मिल जाते हैं तब बहुत तकलीफ होती है। तो पड़ोसी अच्छे मिलना ये भी एक किस्मत की। बचपन में जहाँ रही वहाँ मोहल्ला सिस्टम था। बहुत से घरों के दरवाजे हमेशा खुले ही रहते थे। हम लोग बेझिझक आते जाते रहते थे। किसी के खोने का डर नहीं था। हर मौके पर काम आते थे। पड़ोसियों से संबंध हमेशा अच्छा ही बनाए रखना चाहिए। शादी के बाद भी पड़ोसी अच्छे मिले। बच्चों की या किसी की भी रात बिरात तबीयत खराब होने या जन्मदिन, शादी ब्याह तक में एक दूसरे के काम आते थे। अब जब बच्चे बड़े होकर बाहर चले गए तब भी पड़ोसी सबसे पहले हर काम में खड़े रहते हैं। ये हमारी श्रोता की बात है। और बड़ा अच्छा लगता है ना कि जब रात बिरात तबीयत खराब होती है तो पड़ोसी काम आते हैं। अगर वहीं कोई आपका पड़ोसी डॉक्टर हो जाए तो कितना अच्छा आपकी पूरी सुविधा मिल जाएगी आपको। हाँ, लेकिन वो सहयोगी भी होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, डॉक्टर का तो सहयोग रहता है। देखिए, इसी तरह एक संदेश के पड़ोस सामाजिक सामंजस्य का स्रोत होता है। इससे व्यक्ति को निश्चिंतता, सुरक्षा और पहचान मिलती है। परिवार के बाहर सबसे पहले हम पड़ोसियों के संपर्क में आते हैं। किसी भी आकस्मिक आपदा अथवा आवश्यकता के समय अपने रिश्तेदारों तथा परिवार वालों को बुलाने में समय लगता है। ऐसे में पड़ोसी ही सबसे अधिक विश्वस्त सहायक होते हैं। पड़ोसी चाहे कैसा भी हो, उससे अच्छे संबंध रखने चाहिए। विश्व बंधुत्व की बात भी तभी मायने रखती जब हम अपने पड़ोसी से निभाना सीखें। और एक और श्रोता ने जो बातें लिखी कि हमारे पड़ोसी जिससे मिले पड़ोसी अच्छा वो नसीब वाला होता है, क्योंकि एक गुजराती में एक मुहावरा है
कि पहलो सगो पाड़ोशी, यानी हिंदी में इसे कहे तो पहला सगा पड़ोसी, मतलब हमारा पहला जो सगा होता है वो पड़ोसी होता है। कोई भी आकस्मिक जरूरत पड़ने पर सबसे पहले वो ही काम आता है, खबर पड़ने पर बाकी सगे संबंधी तो बाद में पहुंचते हैं। फिर भी एक बात का ख्याल रहे, उस पड़ोसी के साथ आपके संबंध अच्छे होना उतना ही जरूरी है, वरना क्या हो सकता है ये आप सोच सकते हैं जी। और इसके साथ ही एक लिखते हैं कि हमारे पड़ोसी याद आ गए जो आज के विषय में शामिल है, तो उनके अच्छे व्यवहार हमें आज भी भूले नहीं है। उनकी मदद करने की स्टाइल ही अलग थी। वे शाम को थोड़ी देर तक बैठते तो इधर उधर की बातों से मनोरंजन भी करते थे और चाय पीते पीते पूछ बैठते, भाभी जी चाय की पत्ती नहीं मंगवाना? अपनी तो दुकान है ना, घर है, घर के लिए लाते हैं तो आपके लिए भी ले लिया करें। कितनी आत्मीयता थी, भूलता नहीं। बच्चा बीमार हुआ तो उनकी दुकान नहीं खुली, बोले तुम्हारी प्राइवेट नौकरी, तुम चले जाओ, आज हम देख लेंगे। आपकी मैडम तो है ही, वे मकान बनवा कर थोड़ा दूर चले गए, लेकिन संबंधों को कैसे जिया जाता है उनसे सीखा। और लोग तरह तरह की बातें करते कि ऐसे में फ्री सारी मदद तो नहीं कर रहे, कोई चक्कर जरूर होगा मैडम से। लेकिन हमें कोई भी शक सुबह नहीं रहा। पड़ोसी कई साल से उनका साथ अच्छा निभ गया और वो सब याद आ रहे हैं। तो पड़ोसियों से जुड़ी हमारी सबकी अपनी अपनी यादें, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसी बीच एक बात ये भी है कि हमें गाना सुनना है। चलो सुनते हैं। ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मंजरी, ये गीत हमने सुन लिया। देखो हमारे सामने वाली खिड़की में चाहे चांद का मुखड़ा हो या ना हो, लेकिन जो पड़ोसी है उनका सम्मान करें, उनसे प्रेममय संबंध बनाए रखें और एक दूसरे का सहयोग करते रहे और हमसे भी प्यार करें। बिल्कुल। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ आज के कार्यक्रम से विदा लेते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी और मंजी वर्मा का नमस्कार।